हेलो क्यूटीज़, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू वेब सीरीज़ जिसका नाम है एक्स्ट्रॉर्डिनरी अटॉर्नी वू। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारी मेन हीरोइन अटॉर्नी वू से। वू यंग वू बचपन से ही सबसे अलग थी। जब वो 5 साल की थी तो उसके पापा को पता चला कि मेरी बेटी को ऑटिज्म है, एस्पर्गर सिंड्रोम, जिस वजह से ही वो किसी से बात नहीं करती थी और चुपचाप रहती थी। जब यंगवू के फादर उसको डॉक्टर के पास से ला रहे थे तो घर पर उनका लैंडलॉर्ड यंगवू के फादर से लड़ने लगता है, जिसे देखकर यंगवू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो क्रिमिनल लॉज बोलने लगती है। फिर दिखाते हैं यंगवू अब बड़ी हो चुकी है और आज उसका हैनबडा लॉ फॉर्म में फर्स्ट डे है। यंगवू फर्स्ट एवर ऑटिस्टिक अटॉर्नी है और उसका अपने लॉ स्कूल में फर्स्ट रैंक भी आई थी। यंगवू को वेल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ऑफिस जाने से पहले उसके पापा कह भी देते हैं कि ऑफिस में वेल्स के बारे में कोई बात मत करना। ऑफिस पहुंचते ही यंगवू जुनहो से मिल जाती है, जो कि उसको अटॉर्नी जंग के ऑफिस में ले आता है। यंग वू अटॉर्नी जुंग से मिलती है और साथ में ही कुछ एसोसिएट से भी मिलती है। इंट्रोडक्शन के बाद अटॉर्नी जुंग को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि यंग वू एक ऑटिस्टिक थी और उसके बावजूद भी उसको यहाँ पे ले लिया गया था, वो भी ट्रेनिंग के 6 महीने बाद। अटॉर्नी जुंग के वहाँ से जाने के बाद चोई सी यून यंगवू से कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें नहीं करनी थी अटॉर्नी जुंग के सामने। और वहाँ पे दूसरे अटॉर्नी वन मिनवू वो पूछता भी है कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, तो वहाँ पे पता चलता है चोई सुयुन एंड यंगवू एक साथ ही सेम लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। टॉर्नी जंग सीईओ से पूछता है कि आपने एक ऑटिस्टिक को ऑफिस में क्यों ले लिया और ये बात मुझसे छुपाई भी। तो सीईओ कहती हैं कि मैंने इसीलिए नहीं बताया था वरना तुम उसकी काबिलियत पे शक करने लगते। वो कहती भी हैं कि भले से वो ऑटिस्टिक है बट उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो नंबर 1 रही है अपने कॉलेज में। मगर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि एक अटॉर्नी के लिए सोशल स्किल्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर वो उसी में अच्छी नहीं है तो वो केस कैसे सॉल्व कर पाएगी। तो सीईओ कह देती हैं कि पहले उसको टेस्ट करके देखो, अगर वो ठीक है, तुम्हें लगता है वो क्वालिफाई कर रही है तो उसको यहाँ पे हम रख लेंगे, वरना मैं उसको यहाँ से जाने दूँगी। टॉर्नी जंग यंग फू को एक केस देते हैं जिसमें एक 70 साल की महिला ने अपने पति पर हमला किया था एक लोहे के बॉक्स से और उसके पति को डिमेंशिया भी था। यंगवू जब फाइल्स को देख रही होती है तो उसको वो बॉक्स, लोहे वाला बॉक्स, उसको ऐसा लगने लगता है जैसे ये एक वेल की शेप में है और वो वेल के बारे में ही बात करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसको अटॉर्नी जंग रोकते हैं और कहते हैं कि केस पे फोकस करो। सीन दिखाते हैं कि उसने कैसे अपने हस्बैंड को हिट किया। उसका हस्बैंड उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहा था कि तुम दूसरों से फ्लर्ट करती हो और ऐसे करके उसको बहुत ज़्यादा उन दोनों का गहरा आर्ग्यूमेंट हो गया था और तभी वाइफ ने गुस्से में आके अपने पति पे हमला कर दिया। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने किया वो उसको मारना भी नहीं चाह रही थी, तो फिर वो एम्बुलेंस के लिए बुलाती है। फिर यंगवू उस लेडी से मिलती है। पहले तो वो लेडी को थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि यंगवू एक ऑटिस्टिक थी, उसकी हरकतें थोड़ी सी टाइप की थी। मगर फिर यंगवू उसको याद दिलाती है कि वो बचपन में उसी के यहाँ किराए पे रहा करते थे। और जब उसको रियलाइज़ होता है कि ये कौन है तो उसको गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम अब क्या कर रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, वगैरह वगैरह। फिर यंगवू उससे सारा केस डिस्कस करती है और अटॉर्नी जंग से जाके कहती है कि ये क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि सिविल केस है, क्योंकि वो औरत अपने पति को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मेन सोर्स का इनकम उसका पति ही है। उसके पति की पेंशन से ही उनका घर चल रहा है और जो घर उन्होंने किराए पे दे रखे हैं वो सब भी उसी के पति नाम पर ही हैं। अगर वो औरत अपने पति का मर्डर कर देगी तो फिर उस औरत को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारी बातें सुन के अटॉर्नी जंग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वो अब यंगवू को एक दूसरे तरीके से देखने लगते हैं कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। वो उसके वर्क से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए थे। उसे कहते हैं, सॉरी भी बोलते हैं कि पहले उन्होंने उसको गलत समझा था और कहते हैं कि हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे उसके हस्बैंड से मिलो। और यंगवू के साथ भेज दिया जाता है जुनहो को। फिर सीन दिखाते हैं एंट्रेंस पर, जहाँ पे जुनहो भी खड़ा था और यंगवू भी खड़ी हुई थी। वो उससे पूछता भी है
कि उसको हेल्प चाहिए क्या, बट वो कह देती है कि नहीं, अभी वो किसी का वेट कर रही है। मगर उन दोनों को ही नहीं पता था कि उन दोनों को साथ ही जाना है, वो दोनों आपस में ही एक दूसरे का वेट कर रहे थे। फिर जब जुनू फ़ोन करता है तब उनको पता चलता है कि हम दोनों को साथ ही जाना है। जुनू फिर यंगवू को रिवॉल्विंग डोर से निकलने के लिए एक रास्ता भी समझाता है और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद वो लेडी यंगवू को अपने हस्बैंड से मिलाती है और जब उसका हस्बैंड वो समझ जाता है कि ये यंगवू कौन थी बचपन वाली, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसको पहले ये शक था कि इस लड़की का फादर और मेरी वाइफ का कुछ चक्कर चल रहा था, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो थोड़ा ऐसी दिमागी रूप से उसको हर चीज़ पे शक ही रहता था। यंगवू लेडी से पूछती है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या सच में अपने हस्बैंड को मारना था। वो उसी बारे में पूछती है, उसको समझाती भी है कि इंटेंशन इस सब कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट में भी यही मैटर करने वाला है। अटॉर्नी जुंग सारी बातें समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस केस में ज्यूरी ट्रायल ज़्यादा बेटर रहेगा। जब उन लोगों की शिफ्ट एंड हो जाती है तो फिर सोयुन देखती है कि यंगवू फिर से वहीं डोर के सामने खड़ी है और उसे बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। वो यंगवू पे थोड़ा गुस्सा भी करती है और उसको बाहर निकलने में हेल्प भी कराती है। फिर यंगवू रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड डोंग ग्यूलेमी से मिलती है। वहाँ पे वो यंगवू को सिखाती है कि ऑब्जेक्शन कैसे बोलना है। फिर दिखाते हैं यंगवू का फर्स्ट टाइम होता है कोर्ट रूम में, जहाँ पे यंगवू के ट्रायल की स्टार्टिंग काफ़ी रफ़ होती है और ये पूरा दिन बैड नोट पे ही ख़त्म होता है। टॉनी जुंग कहते हैं कि नेक्स्ट डे क्वेश्चनिंग मैं करूँगा, बट नेक्स्ट डे में वो यंगवू को ही फिर से खड़ा कर देते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। जब वो आदमी देखता है कि यंगवू से क्वेश्चन पूछ रही है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बहुत चीखने चिल्लाने लगता है, उस पर हमला करने लगता है। ये सब उनका ही प्लान था कि वो जितना ज़्यादा कोर्ट में गुस्सा करेगा उतना ज़्यादा उनको रियलिटी पता चलेगी जज को कि वो पहले से कितना ज़्यादा ऐसा इंसान है कि उसकी वाइफ उससे कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। बट जब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो वो रास्ते में ही मर जाता है। और अब प्रोसिक्यूशन लॉयर बना देते हैं इस केस को अटेम्प्टेड मर्डर से एक मर्डर केस। इसके बाद यंगवू भी परेशान हो गई थी कि मेरी वजह से शायद वो मर गया। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड बैठी थी। तभी वहाँ पे जुनहो आ जाता है, वो उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है और फिर वहाँ पे वो बात करने लगते हैं कि आयरन बॉक्स कैसे एक व्हील की शेप में है। और इसी बात को लेके यंगवू बहुत खुश हो जाती है और फिर वो जुनहो से सारी अपनी व्हील्स के बारे में बातें करने लगती है। और तभी यंगवू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि कैसे वो आदमी बार बार कह रहा था कि उसको हेडेक हो रहा है, और वो जब उस पर उसकी वाइफ ने हमला किया तभी वो अचानक से नहीं मरा, बल्कि इतने टाइम तक वो ज़िंदा पी रहा। नेक्स्ट ट्रायल में यंगवू ये सारी बातें जज को बताती है, सारी कनेक्शन सामने खोल देती है, डॉक्टर से क्वेश्चन करती है और तब वो ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाती है कि उसको पहले से ही सेरेब्रल हेमाटोमा था। जब उसकी वाइफ ने उसको हिट किया उससे पहले से ही वो आदमी बीमार था, इसलिए वो इस केस को एक सिविल केस में चेंज कर देती है। और बाद में उन्होंने यंगवू को बताता है कि इस ट्रायल का रिज़ल्ट उन्हीं के फेवर में आया है। और इस तरह यंगवू का फर्स्ट केस अच्छे से बीत जाता है और एपिसोड के लास्ट में दिखाते हैं यंगवू की सीईओ उसके फादर से मिलने आती हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।